One of the great to use to handle complaining customers is the technique of BLAST. The एक्रोनिम स्टैंड्स फॉर, एक्रोनिक मतलब एब्रीवेशन ही होती है, फुल फॉर्म ही होती है। ब्लास्ट जो है वो क्या स्टैंड करता है यहाँ पे, जब कोई कंप्लेन, कोई कस्टमर आके कंप्लेन करता है, उसको हैंडल करने के लिए जो आप जो टेक्निक यूज़ करते हो, ब्लास्ट मतलब BLAST। ठीक है, तीनों ये वर्ड होंगे। बी फॉर होगा बिलीव, एल फॉर लिसन, ए फॉर अपोलोजाइज। तो चलो हम बताती हूँ इनमें से कौन सा जो है वो होगा। तो ब्लास्ट जो है वो यहाँ पे स्टैंड करता है फॉर बिलीव, लिसन, अपोलोजाइज, सेटिस्फाई एंड थैंक्स। ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से ही होता है ना, कोई कंप्लेन करते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी कस्टमर केयर में, किसी की भी कस्टमर केयर में, तो पहले आपकी बात बिलीव करते हैं कि जो आप बोल रहे हो वो सही है, फिर आपको सुनते हैं, फिर अपोलोजाइज़ करते हैं कि हम माफ़ी चाहते हैं आपको, हमारी तरफ से ये जो प्रॉब्लम हुई है, फिर उसके बाद आपको रेमेडीज़ देते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, देन थैंक्स भी बोलते हैं कि आपका दिन शुभ हो। ऐसा ही होता है ना। तो ये है ब्लास्ट टेक्निक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से जो है कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो चलिए देखते हैं। इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट रिस्पॉन्स। ये सही है, इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है ओरल कम्युनिकेशन में। इफ वन वांट्स टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन वन शुड बी इग्वेस्टिक नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन अच्छी होने के लिए। ओरल कम्युनिकेशन ऑलवेज सेव्स टाइम। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में ज़्यादा गप्पें भी हो जाती हैं, तो हमेशा ये टाइम सेव नहीं करता है। कभी कभी ये टाइम सेविंग नहीं होती, क्योंकि रिटर्न में क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट बात होती है। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट नहीं होती है, मोर देन द कंटेंट भी हो जाता है ओरल कम्युनिकेशन में। नेवर लीव अ कॉलर ऑन होल्ड, ये भी ठीक है। कॉलर को कभी भी होल्ड पे नहीं छोड़ना चाहिए, पहले उसकी बात सुन के कंप्लीट करके देन डू द नेक्स्ट वर्क। सो पार्ट बी इसका आंसर है ट्रू। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स, सेकंड थर्ड भी फॉल्स एंड लास्ट वाला भी ट्रू है, फोर्थ भी ट्रू है। चलिए आगे। विच वन ऑफ देम आर टाइप्स ऑफ लिसनिंग। तो लिसनिंग्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं यहाँ पे। तो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग होती है, ये ठीक है। क्रिटिकल लिसनिंग भी होती है, वैल्यूएटिव भी होती है, इंटेंसिव। ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि बुक में दिया गया है इसका आंसर, उसका आंसर ना वो मुझे ए पार्ट दिया गया है, लेकिन ए पार्ट नहीं होना चाहिए। 1, 2 और 4 इसमें ये आना चाहिए, पार्ट डी इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल लिसनिंग को ही वैल्यूएटिव लिसनिंग कहते हैं। ये दोनों सेम ही हैं, 2 या 3 इन दोनों में से कोई भी लगा लो, 1 और 4 ज़रूरी होंगे इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ देम इज़ अ टाइप ऑफ रीडिंग। तो रीडिंग की टाइप कौन कौन सी है इन चारों ऑप्शंस में से। तो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, स्कैनिंग होती है, इंटेंसिव रीडिंग होती है। 1, 3 एंड 4 इसका आंसर है पार्ट बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल कंपोजिंग अ डैश मैसेज ओनली कीवर्ड्स एंड डैश शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जो इंक्लूड नहीं होते हैं कौन सा मैसेज कंपोज करते टाइम, ये है पार्ट डी आंसर। टेलीग्राफिक मैसेज जब कंपोज किया जाता है तब फ्रेजेस, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस वगैरह यूज़ नहीं होती, क्योंकि ये टेलीफोनिक में भी इस्तेमाल होते हैं कीवर्ड्स, फेस टू फेस में भी कीवर्ड इस्तेमाल होते हैं, फॉर्मल सिंबल्स, ये सारा कुछ होता है, ऊपर वाले तीनों ठीक है। जो इंक्लूड नहीं होता है वह टेलीग्राफी, क्योंकि इस तरह की कोई भी मैसेज कंपोज करना है तो उसमें कीवर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर। तो लेटर का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आता है एड्रेस आता है, फिर डेट आती है, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन होता है, फिर बॉडी आती है, सिग्नेचर होता है, इनक्लोजर होता है। पार्ट बी इसका आंसर है एड्रेस, फिर उसके बाद एप्लीकेंट डेट, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, फिर बॉडी, BODY आना था, सिग्नेचर एंड इनक्लोजर। पार्ट बी इसका आंसर है। डैश इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ स्टाइल इन एनी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट कौन सा है जो स्टाइल का, वो है पंचुएशन। पंचुएशन ही स्टाइल डिसाइड करती है कब रुकना है, किस तरीके से बोलना है। ठीक है, तो ये आ गई पंचुएशन। Dash is a means of making ideas and thoughts clearer and easier to grasp by breaking them into logical units. तो पंचुएशन जो होती है, पंचुएशन मार्क्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी आइडिया, थॉट्स या किसी भी सेंटेंस को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं लॉजिकल यूनिट्स में बाय यूजिंग एक्सक्लेमेशन साइन, कॉमा कहीं पे यूज़ हो जाता है, कहीं पे फुल स्टॉप। अगर ये तीनों ये इस्तेमाल नहीं होंगे तो वो वर्ड का मीनिंग ही नहीं आता है जब तक पंचुएशन मार्क्स यूज़ ना हो। बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हो, कहाँ पे रुकना है, स्टॉप लगाना है, सही जगह पे स्टॉप लग गया तो सही मतलब बन गया, अगर नहीं हुआ तो वो मतलब ही चेंज हो जाता है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसी। फॉर एग्जांपल
ही सॉ अ डॉग वाइल वॉकिंग, मतलब कुत्ता जब दौड़ रहा था तो उसने उसको देखा। ही सॉ अ डॉग वाइल वॉकिंग। लेकिन अगर जब यहाँ पे मैं कॉमा लगा दूँ, ही सॉ अ डॉग वाइल वॉकिंग, मतलब उसने कुत्ता देखा जब वो वॉक कर रहा था। कौन? वो पर्सन। ठीक है, तो इसका मतलब ही चेंज हो गया। पहली लाइन में जब कॉमा नहीं था तो ही सॉ अ डॉग वाइल वॉकिंग, कुत्ते को चलते हुए उसने देखा है। लेकिन बात का मीनिंग क्या है कॉमे के बाद का? ही सॉ अ डॉग, उसने एक डॉग देखा, वाइल वॉकिंग, चलते हुए। जब वो खुद चल रहा था उस टाइम पे उसने कुत्ते को देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, पंचुएशन डिसाइड्स द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स टू मेक। पंचुएशन कहाँ पे यूज़ करते हैं कंबाइन करने के लिए टू वर्ड्स को? तो फ्रेजेस या क्लॉज में दो वर्ड्स को कंबाइन किया जाता है बाय यूजिंग पंचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज डैश इज़ अ मीन्स ऑफ मेकिंग आइडियाज़। ये मैंने भी आपको बताया, पंचुएशन मार्क्स यूज़ होते हैं। ठीक है, पंचुएशन डिसाइड्स द कम्बिनेशन, ये भी बता दिया मैंने आपको। फ्रेज और क्लॉज रिपीट हो गए हैं कुछ क्वेश्चन। डैश इज़ ऑल्सो कॉल्ड पीरियड इन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड किसको बोला जाता है? फुल स्टॉप को पीरियड बोला जाता है अमेरिकन इंग्लिश में। अमेरिकन इंग्लिश में जब पंचुएशन का मार्क यूज़ हो फुल स्टॉप का तो उसको वो पीरियड बोलते हैं। हम बोलते हैं फुल स्टॉप, वो बोलते हैं पीरियड। बात ख़त्म। सो आज के जो क्वेश्चन हैं वे यहीं ख़त्म होते हैं। कुछ जो पोर्शन है मैंने आपका ग्रामर का भी कवर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई नो आज का जो टॉपिक है इसका लेवल थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि इजी वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप कि आपका जो पेपर है वो आपको इजी ही आए, ताकि हर एक बच्चा उसको अटेम्प्ट कर सके। लेकिन अगर थोड़ा सा मुश्किल भी आएगा तो भी आपको उसका प्रैक्टिस होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें कंटेंट जो है वो हल्का सा जो है वो टफ डाला था, ताकि उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ग्रामर का पोर्शन मैंने ज़्यादा रखा था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड बाय।